हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनिश पाटिल। और लास्ट लेक्चर में हमने बी लिम्फोसाइट कवर कर लिए थे पूरे। आज के लेक्चर में हम बेसिकली टी लिम्फोसाइट्स पे फोकस्ड रहेंगे। देखो, सबसे पहले टी लिम्फोसाइट्स के टाइप्स देख लेते हैं। ये हेल्पर टी सेल्स होते हैं जिन्हें CD4 टी सेल्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो मैं आगे पता चल जाएगा, पर अभी के लिए ध्यान रखो कि हेल्पर टी सेल्स है उन्हें CD4 टी सेल्स भी बोलते हैं। फिर साइटोटॉक्सिक टी सेल्स है उन्हें CD8 टी सेल्स भी बोलते हैं। फिर दूसरे एक सप्रेसर टी सेल्स होते हैं जिनको हमने एपोप्टोसिस में भी थोड़ा बहुत देखा था, टी रेगुलेटरी सेल्स के नाम से। और एक गामा डेल्टा टी सेल्स होते हैं। इनमें से मेन इंपॉर्टेंट तो पहले दो ही है, हेल्पर टी सेल्स और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स पे ही ज़्यादा हम बात करेंगे। बाकी सब तो सिर्फ नाम याद रखो, आपका काम चल जाएगा। अब देखो, अभी तक जैसे हमने NK सेल्स पढ़े, बी सेल लिम्फोसाइट्स पढ़े, उनके सबसे पहले हमने रिसेप्टर्स पढ़े थे। तो देखो एक बार रिवाइज करो। NK सेल्स में दो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, एक CD16 और एक CD56। फिर बी सेल्स में CD21 होता है और CD40 होता है, जो क्लास स्विचिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब टी सेल रिसेप्टर्स की बात करते हैं। इसमें चेन्स होती है। देखो, ये अल्फा चेन है, ये बीटा चेन है, फिर ये गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन नॉट, ये चेन हुई। ठीक है, ये 5 चेन मिलके एक रिसेप्टर का फॉर्म करते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन नॉट। ये पांचों चेन मिलके एक रिसेप्टर फॉर्म करेंगे एक साथ। वो रिसेप्टर है CD3। ठीक है, टी सेल रिसेप्टर में एक है CD3 और दूसरा है CD28। इसको को स्टिम्युलेटरी मॉलिक्यूल भी बोलते हैं, क्योंकि ये भी ये CD3 के साथ साथ थोड़ा बहुत स्टिम्युलेट करता है, इसीलिए। और ये एक लास्ट की चेन है ना टी सेल रिसेप्टर पे, वो वेरिएबल है। ये CD4 भी हो सकती है और CD8 भी हो सकती है। दोनों एक साथ नहीं हो सकती, और आएगा हमेशा। और क्यों आएगा? क्योंकि देखो, अगर यहाँ पर CD4 प्रेजेंट होगा तो ये हेल्पर टी सेल फॉर्म करेगी, और यहाँ पर CD8 होगा तो ये साइटोटॉक्सिक टी सेल फॉर्म करेगी। ठीक है, अब आपको आपका आंसर मिल गया होगा कि हेल्पर टी सेल को CD4 टी सेल क्यों बोलते हैं और साइटोटॉक्सिक टी सेल को CD8 टी सेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनमें CD4 और CD8 रिसेप्टर रिस्पेक्टिवली प्रेजेंट होता है, इसीलिए। देखो, अब ये तो रिसेप्टर्स हो गए। अब यहाँ पर एंटीजन आके बाइंड कहाँ करेगा? देखो, यहाँ पर अल्फा बीटा ने एक ऐसा पॉकेट फॉर्म किया है जिसपे आके एंटीजन बाइंड कर सकता है। ठीक है, तो अल्फा बीटा चेन पे एंटीजन आके बाइंड करता है। और कुछ कुछ एंटीजन्स ऐसे भी होते हैं जो इस साइड को छोड़ के यहाँ पर बाइंड करते हैं, मतलब लेटरली बाइंड करते हैं। और लेटरली किसके? पूरे के पूरे टी सेल रिसेप्टर के लेटरली बाइंड करेंगे। और अगर ये लेटरली बाइंड करेंगे ना, तो ये टी सेल को बहुत ही ज़्यादा एक्टिवेट करेंगे। और ऐसे एंटीजन्स को हम सुपर एंटीजन्स भी बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखो, एंटीजन अगर लेटरली बाइंड करेगा टी सेल रिसेप्टर्स के, तो वो टी सेल्स को बहुत ही ज़्यादा एक्टिवेट करेगा। और ऐसे टाइप के एंटीजन्स को हम सुपर एंटीजन्स बोलते हैं। और ये बहुत ही अच्छी बात नहीं है सुपर एंटीजन्स का होना, क्योंकि इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा टिश्यू इंजरी होगी। इसलिए ये बहुत वेरी बैड टू हैव सुपर एंटीजन्स, ऐसा भी बोलते हैं। और इसके एग्जाम्पल्स देखो याद करने हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है TSST1, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन 1। ये आपको मस्ट याद होना ही चाहिए, MCQ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर ये दोनों आपको याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, वरना इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पर पहला तो आपको याद रहना ही चाहिए, TSST1। जैसे ही कोई सुपर एंटीजन का नाम लेना, आपके माइंड में सीधा TSST1 क्लिक करना चाहिए। और दूसरे एग्जाम्पल्स है स्टेफाइलोकोकल एंटेरोटॉक्सिन और स्ट्रेप्टोकोकल पायोजेनिक एक्सोटॉक्सिन। ठीक है, ये दोनों आप ट्राई करना कि याद रह जाए, इतना टफ नहीं है, पर न रहे तो TSST1 तो याद रखना ही है। इसके अलावा देखो, टी सेल रिसेप्टर्स में हमने देखा CD3, CD28 और एक वेरिएबल होता है जिसमें CD4 भी हो सकता है या फिर CD8। उसके हिसाब से हेल्पर टी सेल और साइटोटॉक्सिक टी सेल का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। और एंटीजन है वो दो जगह पे बाइंड करेगा, एक तो अल्फा बीटा चेन पे नॉर्मली बाइंड करता है। अगर एंटीजन लेटरल टू टी सेल रिसेप्टर्स बाइंड करेगा तो उसे हम सुपर एंटीजन कहेंगे। ठीक है, पर देखो, टी सेल की एक खासियत होती है कि ये एंटीजन्स को डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं करते। इन्हें स्पेशल सेल्स की रिक्वायरमेंट होती है जिन्हें हम एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स बोलते हैं, शॉर्ट में APCs बोलते हैं। ये स्पेशल सेल्स होते हैं जो आइडेंटिफाई करेंगे, प्रोसेस करेंगे और प्रेजेंट करेंगे एंटीजन को। किसको? टी सेल्स को। टी सेल्स डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे
एंटीजन्स को, इनको एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स की हेल्प लेनी पड़ेगी ताकि वो एंटीजन को आइडेंटिफाई कर सके। पर इसके अलावा बी सेल्स में ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर बी सेल्स को भी रिक्वायर होता तो मैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स बी सेल्स के साथ भी पढ़ाता, पर ऐसा नहीं है क्योंकि बी सेल्स है वो डायरेक्टली ही एंटीजन को आइडेंटिफाई कर लेंगे। और कैसे करेंगे, उनके सरफेस पे रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, सरफेस IgM IgD, उसके थ्रू वो डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर लेंगे। उनको एपीसीज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एपीसीज की ज़रूरत है सिर्फ टी सेल्स को। और इसके एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है। देखो साइट के अकॉर्डिंग एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स अलग अलग होते हैं। अगर लिम्फ नोड होगा तो वहाँ पर डेंड्राइटिक सेल्स प्रेजेंट होंगे। डेंड्राइटिक सेल्स है वो मैच्योर भी हो सकते हैं या फॉलिकुलर भी हो सकते हैं। फिर स्किन में लैंगरहैंस सेल्स होंगे। इसको मैंने इन्फ्लेमेशन में पढ़ाया था, लैंगरहैंस जाइंट सेल के साथ कंफ्यूज मत करना, ये दोनों बहुत ही अलग चीज़ है। फिर टिश्यू में मैक्रोफेज प्रेजेंट होगा जो आइडेंटिफाई करेगा एंटीजन को और टी सेल्स को उससे प्रेजेंट कर देगा एंटीजन टी सेल्स। फिर ब्लड में बी सेल्स है और GIT में म्यूकोजल सेल्स है। देखो आपको है ना पहले दो ही याद रखने मेनली, ये तीनों तो आप कहीं ना कहीं से आपको थोड़ा बहुत आइडिया रह जाएगा कि टिश्यू में मैक्रोफेज है इसलिए वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल का काम करेगा। फिर ब्लड में बी सेल्स है और GIT में म्यूकोजल सेल, ये कहीं ना कहीं तो याद रह जाते हैं, पर इन दोनों में आप कंफ्यूज मत होना कि लिम्फ नोड में डेंड्राइटिक सेल्स है और स्किन में लैंगरहैंस सेल्स है। ठीक है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के बारे में इतना ही था। एक और खासियत है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स की कि इसके सरफेस पे MHC प्रेजेंट होगा। ठीक है, MHC 1 और 2 दोनों प्रेजेंट होंगे इसके सरफेस पे, ये ध्यान रखना। अब देखो अब क्या है MHC क्या है वो पढ़ते हैं। देखो MHC का फुल फॉर्म है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। ये जीन का एक पूरा गुच्छा होता है, क्लस्टर होता है जीन का, जो क्रोमोसोम नंबर 6 पे प्रेजेंट होता है। और प्रिसाइसली बोलूँ तो क्रोमोसोम नंबर 6 की P मतलब शॉर्ट आर्म पे प्रेजेंट होगा। देखो क्रोमोसोम पे दो आर्म होती है, एक शॉर्ट आर्म और एक लॉन्ग आर्म। देखो ये P है, ये शॉर्ट आर्म है। ठीक है, तो क्रोमोसोम नंबर 6 पे यहाँ पर जीन्स का क्लस्टर प्रेजेंट होगा जिसको हम मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और इसके अलावा ये काम क्या करता है, देखो ये जीन्स है ना एक HLA प्रोटीन है, इसके लिए कोड करते हैं। HLA प्रोटीन का फुल फॉर्म है ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन के लिए कोड करते हैं। देखो आपने कई बार देखा होगा कि MHC और HLA टर्म को इंटरचेंजेबली यूज भी करते हैं क्योंकि इन दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है। MHC फाइनली जाके HLA प्रोटीन के लिए ही कोड करता है, इसीलिए इसको हम इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर MCQ वाला पॉइंट ये है कि क्रोमोसोम नंबर 6 पे प्रेजेंट होगा और वो भी P6P मतलब शॉर्ट आर्म पे प्रेजेंट होगा। अब देखो MHC कई टाइप के होते हैं जैसे कि MHC 1, MHC 2। अब देखो इनके बीच का डिफरेंस देखना है हमें। देखो MHC 1 है ना वो सारे के सारे न्यूक्लिएटेड सेल्स में प्रेजेंट है और तो और प्लेटलेट्स में भी प्रेजेंट है। आपको पता होगा अभी तक तो कि प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। और MHC 2 है वो सिर्फ और सिर्फ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स पे ही प्रेजेंट होगा। देखो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है वो न्यूक्लिएटेड है तो मतलब उस पर तो MHC 1 भी प्रेजेंट है और तो और MHC 2 भी प्रेजेंट है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स पे। और MHC 1 है वो इंट्रासेल्यूलर एंटीजन को आइडेंटिफाई करेंगे। इंट्रासेल्यूलर एंटीजन क्या हो सकता है, सोचो वायरस। सेल के अंदर एंटीजन प्रेजेंट हो मतलब ये वायरस हो सकता है। और MHC 2 है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंटीजन को आइडेंटिफाई करेंगे और ये बैक्टीरिया हो सकता है। अब ये एंटीजन है उसको प्रेजेंट किसको करेंगे, देखो टी सेल को तो प्रेजेंट करेंगे वो तो सही बात है, पर कौन से टी सेल को क्या बोलते हैं प्रेजेंट करेंगे, साइटोटॉक्सिक या हेल्पर। यहाँ पर रूल ऑफ 8 याद रखना। देखो MHC 1 है वो CD8 टी सेल को प्रेजेंट करेगा और MHC 2 है वो CD4 टी सेल्स को प्रेजेंट करेगा। इसको याद कैसे रखना है, देखो MHC 1 है 1 × 8 आएगा और MHC 2 है तो मतलब 2 × 4 8 आएगा। मतलब रूल ऑफ 8 से याद रख लेना आपकी MHC 1 है वो CD8 टी सेल्स को प्रेजेंट करेगा और MHC 2 है वो CD4 टी सेल्स को प्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये हो गया। देखो अब मेन ये इन दोनों पे बहुत ही ज़्यादा MCQ आते हैं, इसलिए ये दोनों पॉइंट आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें और यूनिवर्सिटी एग्जाम हो या कहीं भी हो आपको इसके SQ तो आते ही है। देखो अब स्ट्रक्चर कैसा है, MHC 1
एंटीजन को कहाँ पर बाइंड करवाएगा। देखो यहाँ पर MHC 1 है, ठीक है, 1 मतलब ये सिर्फ और सिर्फ अल्फा पे ही बाइंड कराएगा। यहाँ पर आके एंटीजन बाइंड करेगा और साइट क्या होगी, अल्फा 1 अल्फा 2 पे, ठीक है। और MHC 2 मतलब यहाँ पर अल्फा और बीटा दोनों आएंगे और ये एंटीजन को बाइंड कराएगा अल्फा 1 बीटा 1 पे, ठीक है। इससे ज़्यादा आसानी से मैं आपको MHC 1 और MHC 2 का डिफरेंस नहीं समझा सकता। मैंने बहुत मेहनत की है इस पे, इसका डिफरेंस बनाने में, और आपको समझ में आए उस फॉर्म में बनाने में। तो आप, मुझे उम्मीद है कि अब तो आपको आराम से समझ में आ गया होगा। ये खास ध्यान रखना कि रूल ऑफ 8 एक याद रखना, MHC 1 × 8 मतलब ये साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को प्रेजेंट करेंगे एंटीजन, और MHC 2 है वो हेल्पर टी सेल्स को प्रेजेंट करेगा, क्योंकि उसे CD4 टी सेल्स भी बोलते हैं। और ये एंटीजन बाइंड कहाँ पर करेगा, अल्फा 1 अल्फा 2। इसको कैसे याद रखोगे, MHC 1 या मतलब यहाँ पर सिर्फ अल्फा का ही सब यूनिट्स आएगी, इसलिए अल्फा 1 अल्फा 2। और MHC 2 है, इसमें अल्फा और बीटा दोनों की आएगी, अल्फा 1 और बीटा 1, ठीक है। आई होप कि अब तो आपको MHC 1 और 2 का डिफरेंस कम्प्लीटली समझ में आ गया। इसके अलावा MHC 3 भी होता है, पर वो उसका रोल इतना ज़्यादा खास नहीं होता है, वो सिर्फ इम्यून रिस्पॉन्स में ही देखने को मिलता है और वो कॉम्प्लीमेंट के लिए कोड करता है, ठीक है। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कई क्वेश्चन आ जाए तो याद रखना कि कॉम्प्लीमेंट के लिए कोड करता है। पर MHC 1 और MHC 2 को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। देखो आज मैंने टी सेल्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट कंप्लीट कर दिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इंटरेक्शन ऑफ टी सेल्स देखेंगे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के साथ, ठीक है। तो आई होप कि आपको टी सेल्स के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने आज के लेक्चर में दी वो आपको क्लियर हो गई हो। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इसको एक बार रॉबिन्स में से भी पढ़ लेना, आपके कॉन्सेप्ट और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आपको मेरे लेक्चर से हेल्प हो रही हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी मेरे लेक्चर्स शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर